स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है ब्रह्म युगम। तो गाइस, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ब्रह्म युग मतलब कलयुग भी होता है। तो अब नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म पुराने समय की होने वाली है। तो अब क्योंकि फिल्म हॉरर है और एक पुराने समय पे आधारित है, इसलिए पूरी फिल्म डायरेक्टर ने ब्लैक एंड व्हाइट ही रखी है। तो बात 17वीं सदी की है, जब हमारे देश पे पुर्तगालियों का राज था और पूरा मलाबार तट पुर्तगालियों के अंडर ही था। तो इन्हीं मलाबार के जंगलों में हमें दो थेवन और कोरन नाम के आदमी दिखाई देते हैं, जो पुर्तगालियों के चंगुल से बच के अपनी जान बचाते हुए जंगल में आ छुपे हैं। अब रात को जंगल में आग जलाते वक्त कोरन को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की तरफ जाता है पर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। उसे वहाँ ऐसा खड़ा देख थेवन उससे पूछता है, क्या हुआ? जवाब में कोरन बोलता है, यहाँ कुछ तो है। कोरन बिल्कुल डरा हुआ है, मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। अब कोरन की ऐसी हालत देख के थेवन को भी डर लगने लगता है, पर वो जैसे तैसे वहाँ आग जला के सो जाते हैं। आधी रात थेवन की आँख खुलती है और वो देखता है कि कोरन उसके पास नहीं है। वो उठता है और कोरन को इधर उधर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे कोरन जंगल के बीचों बीच एक पेड़ को घूरता हुआ दिखाई देता है। उसकी नजरें उस पेड़ पर टिकी हुई हैं और वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रही। इतने में उस पेड़ के पीछे से एक यक्षी निकलती है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पुराने समय में जादुई शक्तियों वाली औरतों को यक्षी बोला जाता था, जो अपनी जादुई शक्ति और सम्मोहन से लोगों का मन मोह लेती थी। कोरन उस यक्षी की सुंदरता को देख के उसकी तरफ खींचा चला जाता है और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, यक्षी उसे जान से मार देती है। थेवन जैसे ही ये सब देखता है, वो अपनी जान बचाते हुए जंगल की तरफ भागता है। जंगल में कुछ दिन भटकने के बाद भूखे प्यासे थेवन को एक घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है, जहाँ उसे कुछ नारियल दिखाई देते हैं और नारियल खाते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस घर के बावर्ची की होती है, जो वहाँ उस घर के मालिक के लिए खाना बनाने का काम करता है। बावर्ची उसे उस घर के मालिक से मिलवाता है, जिनका नाम कोडुमन पोटी है। कोडुमन पोटी आते हैं और थेवन से उसके बारे में पूछने लगते हैं। और जब थेवन बताता है कि वो राजा के महल में गाना गाता था, तो ये सुन के कोडुमन पोटी उसे गाने के लिए बोलते हैं। थेवन मना नहीं कर पाता और एक बहुत ही सुंदर गाना सुनाता है, जिसे सुनने के बाद कोडुमन पोटी उससे बहुत खुश होते हैं और उसे वहाँ रुकने के लिए कहते हैं। एक बार थेवन मना कर देता है और बोलता है कि नहीं मालिक, मुझे वापस जाना ही होगा। जिसके बाद कोडुमन का गुस्सा देख थेवन के पास कोई चारा नहीं बचता और वो वहाँ रुकने के लिए हाँ कर देता है। बावर्ची थेवन को घर के बाकी कमरे दिखाने लग जाता है और उसे बोलता है कि घर के दक्षिणी भाग में जाना बिल्कुल मना है। यहाँ इतने कमरे हैं कि आधों का तो मुझे भी नहीं पता कि उनमें क्या क्या है। यूं ही समय बीतता है और कुछ दिन हवेली में बिताने पे थेवन को वहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और एक दिन गलती से उसे लाशों से भरा कब्रिस्तान भी दिखाई पड़ जाता है, जिसके बाद वो बहुत डर जाता है। अब उसका बिल्कुल मन नहीं इस घर में रहने का और वो कोशिश करता है कि वहाँ से जल्द निकले। एक दिन थेवन कोडुमन को चौसर खेलते हुए देखता है। वो कोडुमन के पास जाके खेलने की इच्छा जताता है, जिसके बाद कोडुमन उसे बोलता है, तुम खेल तो सकते हो पर तुम्हें कुछ दाव पे लगाना पड़ेगा। पर थेवन बोलता है कि मैं एक गरीब गायक हूँ स्वामी, मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं। तो कोडुमन उसे बोलता है, तुम अपना समय दाव पे लगा सकते हो। अगर तुम जीते तो तुम यहाँ से कभी भी जा सकते हो और अगर तुम हार गए तो तुम्हें जीवन भर यहाँ पे रहना पड़ेगा। डरा सहमा थेवन खेल शुरू करता है। अब उसके पास कोई चारा नहीं सिवाय खेल खेलने के, और वही होता है जिसका थेवन को डर था। कोडुमन उसे धोखे से हरा देता है, जिसका मतलब ये है कि थेवन को अब सारी उम्र वहीं पे रहना पड़ेगा। उस डरावने घर में जीवन भर रहने के ख्याल से ही थेवन की रूह कांप जाती है और फिर कोडुमन का हंसता हुआ चेहरा देख उसे समझ आ जाता है कि ये कितना शैतान आदमी है। जिस आदमी को वो इतना भला और भगवान के समान समझ रहा था, दरअसल वो एक शैतान है। अब उसके बाद थेवन वहाँ से उदास होकर चला जाता है और उस घर में रहने लगता है। अब दिनों दिन कोडुमन पुट्टी के बढ़ते हुए गुस्से को देख के थेवन एक दिन उस खाना बनाने वाले से पूछता है कि आखिर ये है कौन? ये आदमी इतना शक्तिशाली कैसे है और कैसे इसने मुझे अभी तक यहाँ पे रोक रखा है? वो बावर्ची कोडुमन पोट्टी की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि बहुत साल पहले आचार्य चोडुमन पोट्टी, जो कि कोडुमन पोट्टी के दादाजी थे, उन्होंने घोर तपस्या कर
देवी वराही को खुश किया था। उनकी पूजा से खुश होकर देवी ने उन्हें एक जादुई बक्सा दिया था जिसमें जादुई शक्तियों वाला एक चाथन था। देवी ने चोडुमन से कहा था कि ये चाथन तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, पर चोडुमन पोटी उस चाथन को नुकसान पहुंचाने लग गए। वो शराब के नशे में धुत उस चाथन पे जुल्म करते थे, उसे जंजीरों से कैद करके अपने कमरे में रखते थे और जब चाहे जैसे चाहे उस पे जुल्म किया करते थे। एक रात जब चोडुमन पोटी शराब के नशे में थे तो उस चाथन ने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से चोडुमन पोटी की आत्मा खींचकर उसे वहीं मार डाला था। पोटी के चुंगल से छूटने के बाद उस चाथन ने इस हवेली पे अपना राज जमा लिया और उसके परिवार के सारे सदस्यों को जान से मार दिया। समय के साथ साथ कई सारे तांत्रिकों ने उस चाथन को मारने की कोशिश की, बट सब के सब असफल रहे और अंत में इस परिवार के आखिरी वंशज कोडुमन पोटी उस चाथन को मारने आए और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी शक्तियों में कैद कर लिया और जंजीरों से बांधकर उसे ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। ये कहानी सुन के हेवन बोलता है, हाँ मैंने भी ऊपर वाले कमरे से आवाजें तो सुनी हैं, शायद वो चाथन ही होगा। इसी बीच एक रात में थेवन कोडुमन पोटी को उस यक्षी के साथ देखता है जिसने कोरन को मारा था। अब थेवन को कोडुमन से और भी ज्यादा डर लगने लगा है। उसे समझ आ गया है कि वो जिंदा इस घर से कभी नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो उस खाना बनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं इस घर से भागने वाला हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। पर वो बावर्ची उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। थेवन अपने कमरे में जाता है और अपना सामान बांधने लगता है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, कोडुमन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। डरा सहमा थेवन कोडुमन को बोलता है कि कृपया कर मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरी माँ घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी। तो कोडुमन उसे बोलता है, हाँ तुम जा सकते हो, तुम्हें यहाँ किसने रोका है, पर तुम इतनी बारिश में जाओगे कैसे? जब ये बारिश रुक जाए तब चले जाना। थेवन हैरानी से कोडुमन की तरफ देखता है क्योंकि उस समय बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और खिली हुई धूप थी, पर कोडुमन के बोलते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और थेवन वहाँ फिर से फंस के रह जाता है। अगली सुबह थेवन उस बावर्ची को एक कब्र खोदते हुए देखता है। उसे लगता है कि कोडुमन अब उसे मारने वाले हैं और ये कब्र उसी के लिए खोदी जा रही है। इसके बाद थेवन वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर पहुँचने पर उसके पेट में जोरों से दर्द शुरू होता है और इससे पहले कि वो एक कदम और चल पाता उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये सब कोडुमन के जादू का असर है जो नहीं चाहता कि थेवन उसके चुंगल से निकल जाए। मजबूरी में थेवन को वापस हवेली की तरफ जाना पड़ता है जहाँ वो कोडुमन के पैरों में गिड़गिड़ा के उसे माफी मांगता है, जिसके बाद उसकी हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। थोड़ी होश में आने के बाद थेवन उस बावर्ची से पूछता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? मेरी याददाश्त को कुछ हो गया है क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और ना ही मैं इस कोडुमन के जाल से अपने आप को छुड़ा पा रहा हूँ। थेवन के सवालों का जवाब देने के लिए बावर्ची उसे ऊपर वाले कमरे में लेके जाता है जहाँ पे वो चाथन बंद था। दोनों कमरे में घुसते हैं और वहाँ जमीन पर उन्हें एक लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। बावर्ची बोलता है, ये भी तुम्हारी तरह परेशान होके ऐसे ही मर गया और ये कब्र मैं उसी के लिए खोद रहा था। थेवन पूछता है कि ये है कौन? बावर्ची बोलता है, ये है इस घर का असली मालिक कोडुमन पोटी जो चाथन को यहाँ समाप्त करने आया था। थेवन बोलता है, अगर ये कोडुमन है तो जो नीचे है वो कौन है? बावर्ची बोलता है, वो चाथन है। चाथन की शक्तियों के आगे कोडुमन भी नहीं टिक पाया और चाथन ने उसे कैद करके उसका रूप ले लिया और उसे हमेशा के लिए यहाँ बंद कर दिया। अब थेवन को समझ आ रहा है कि जिसे वो भगवान समझ रहा था वो शैतानों जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। उसे कोडुमन की शक्तियों का राज भी अब पता चल चुका है। बावर्ची बताता है कि ये चाथन यहाँ आने वाले हर शख्स को अपने वश में कर देता है और यहाँ से जिंदा कोई नहीं जा पाया आज तक। थेवन उससे पूछता है, तो यहाँ से बच के निकलने का कोई तरीका नहीं है? जवाब में बावर्ची बोलता है कि इस घर के एक बंद कमरे में एक अखंड ज्योत जल रही है जिसे हमें बुझाना होगा। उसे बुझाने के बाद ही हम चाथन की शक्तियों को खत्म कर सकते हैं, पर उस बंद कमरे की चाबी चाथन के पास हमेशा रहती है और इसलिए ये काम और भी मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरकीब लगाते हैं और फैसला करते हैं कि थेवन चाथन से चाबी निकलवाने की कोशिश करेगा और वो बावर्ची चाथन का ध्यान भटकाएगा। अब थेवन एक सही मौका देखता है। जब चाथन सो रहा होता है वो उसके पास जाता है और चाबी निकालने की कोशिश करता है, पर ऐन मौके पर चाथन की आंख खुल जाती है और वो थेवन को पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि वो थेवन को कोई नुकसान पहुंचा पाए वो बावर्ची वो अखंड ज्योत बुझा देता है। दरअसल उस बावर्ची ने पहले ही ये चाबी चुपके से निकाल ली थी और इसलिए इनका ये प्लान सफल हो गया। अब बावर्ची वहाँ जल्दी से पहुँचता है और थेवन को बोलता है कि हमें इसे वापस उसी बक्से में
डालना पड़ेगा जहाँ से ये निकला था। वो चातन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ घायल चातन उस बावर्ची को बोलता है कि एक बावर्ची की इतनी हिम्मत जो मुझ जैसे इतने बड़े ज्ञानी को पकड़ेगा। जवाब में बावर्ची बोलता है, मैं कोई बावर्ची नहीं हूँ, बल्कि मेरे अंदर भी कोडुमन पोट्टी का खून है। चातन बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया है। जवाब में बावर्ची उसे बताता है कि कोडुमन का एक बेटा उसकी दासी से भी था और वो बेटा मैं हूँ और यहाँ अपने पूर्वजों का बदला लेने आया हूँ जिन्हें तुमने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। अब कोडुमन की दासी का बेटा चातन को मौत के घाट उतार देता है और उससे उसके हाथ की अंगूठी छीन लेता है। चातन कोडुमन का शरीर छोड़ के बाहर निकल आता है और वो बावर्ची अंगूठी पहन के उस चातन को वश में करने की कोशिश करता है। थेवन उसे वो अंगूठी पहनने से मना करता है और बोलता है कि ये अंगूठी तुम्हें चातन जितने शक्तिशाली बना देगी और उसके बाद तुम भी चातन ही बन जाओगे। थेवन बोलता है, ये शक्ति जिसके पास भी रहेगी वो हमेशा आम लोगों को परेशान करता ही रहेगा, सो प्लीज ये अंगूठी मत पहनिए। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है और हवेली में आग लग जाती है। उस हवेली के पूरी तरह राख होने से पहले थेवन वहाँ से अंगूठी लेके बाहर निकल आता है और आधे रास्ते में पहुँचने पर वो बावर्ची उस पे हमला कर देता है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और बावर्ची देखता है कि थेवन की दाएं कान वाली बाली अब उसके बाएं कान में है। वो डर जाता है क्योंकि उसे पता चल गया है ये थेवन नहीं बल्कि थेवन के रूप में वो चातन ही है। बावर्ची वहाँ से जान बचा के नदी की तरफ भागता है जहाँ उसे पुर्तगाली सैनिक मिलते हैं जिन्हें वो चातन का जादू समझ के उन पे हमला करता है, पर वो सैनिक उस पे गोली चला देते हैं और वहीं नदी में उसे जान से मार देते हैं। आखिरी सीन में हमें थेवन के शरीर में वो चातन दिखाई देता है जो अब उस महल से बाहर आ चुका है और वो शक्तिशाली अंगूठी भी पहन चुका है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है जहाँ चातन की शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाता और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी थेवन के शरीर में जिंदा है।